दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने रिस्पायरेशन पर एक सीरीज़ ऑफ लेक्चर स्टार्ट की है। इस सीरीज़ ऑफ लेक्चर में मैंने 2 लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं। पहले लेक्चर में हमने रिस्पायरेशन को जानने की कोशिश की कि रिस्पायरेशन क्या है, उसके बारे में मैंने बात की। दूसरे लेक्चर में मैंने ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट के बारे में बात की कि ग्लूकोज जब एब्जॉर्ब होता है तो उसका ट्रांसपोर्टेशन किस तरह होता है। आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया है कि एरोबिक रिस्पायरेशन जो है, चलो हम कहते हैं कि रिस्पायरेशन 2 तरह के हैं। रिस्पायरेशन 2 तरह के होते हैं। एक होता है एरोबिक रिस्पायरेशन, एक होता है एनएरोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है, एक होता है एरोबिक और दूसरा होता है एनएरोबिक। अब मैंने आपको बताया था कि इस एरोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन यूज होता है और यहाँ पे ऑक्सीजन यूज नहीं होता है। ठीक है, फिर हमने ये भी कहा था कि एरोबिक रिस्पायरेशन के 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट वाला जो है वो ग्लाइकोलाइसिस है, दूसरा जो है क्रेब्स साइकिल है, क्रेब्स साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल, और तीसरा वाला जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। समझ गए। अब यहाँ एनारोबिक रिस्पायरेशन में एक ही स्टेप होता है, जैसे हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। हमने रिस्पायरेशन के बारे में जाना है पहले लेक्चर में। फिर दूसरे लेक्चर में मैंने बात की ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट की, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट की। अब हमने करना क्या है कि बाकायदा हमने अपने ग्लाइकोलाइसिस को शुरू करना है। यानी मेरा मतलब ये है कि एरोबिक रिस्पायरेशन के पहले स्टेप को हमने स्टार्ट करना है। कौन सा है? ग्लाइकोलाइसिस। तो चले दोस्तों, हम अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं और हमारे इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। ग्लाइको एंड लाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस, इस बात का मतलब क्या है दोस्तों, समझने की कोशिश करें। ग्लाइको कहते हैं जनाब ग्लूकोज को, और लाइसिस कहते हैं स्प्लिटिंग को। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस मींस स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज। तो देखिए इधर हम ऐसा करेंगे कि ग्लूकोज को, फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, ग्लूकोज को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से सेल के अंदर ले आएंगे साइटोप्लाज्म में, और इस साइटोप्लाज्म में आप जानिए कि ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। इस साइटोप्लाज्म में हम इस ग्लूकोज को मल्टीपल स्टेप्स से ले जाकर 2 C3 कंपाउंड्स में तोड़ेंगे। इस रिएक्शन को हम कहेंगे ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है दोस्तों। सो व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस या ग्लाइकोलाइसिस? ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन होती है इनटू 2 पायरुवेट्स। राइट, लेट मी राइट इट। मैं इधर लिखता हूं कि स्प्लिटिंग ऑफ या ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज into 2 molecules of pyruvate is called glycolysis। ठीक है, क्या होता है ग्लाइकोलाइसिस में कि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल ब्रेक करके 2 पायरुवेट्स बनाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। अब अगर आप गौर करें तो ये ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस है ये एरोबिक और एनएरोबिक दोनों में कॉमन है। अक्सर एमसीक्यूज भी आते हैं कि विच स्टेप ऑफ द रिस्पायरेशन इज कॉमन इन बोथ एरोबिक एंड एनएरोबिक। सो आप देखिए इधर, यहाँ पे एरोबिक में भी ग्लाइकोलाइसिस होता है, एनएरोबिक में भी ग्लाइकोलाइसिस होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस क्या है? ये एक्चुअली ग्लूकोज की ब्रेकडाउन है और आखिर में जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा
और 2 C3 कंपाउंड्स के होंगे जिन्हें हम पायरुविक एसिड या पायरुवेट कहते हैं। ठीक है, अब चलो मैं अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज करता हूं। तो दोस्तों अगर हम यहां पे देखें, आप कंसिडर करें कि ये एक बड़ा सेल है। ठीक है, आप कंसिडर करें कि ये एक बहुत बड़ा सेल है। इस सेल में हम ग्लाइकोलाइसिस को कैरी करेंगे। पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप ये होगा कि हम ग्लूकोज को तो सेल के अंदर ले आए ना, राइट। सो चलो मैं कहता हूं कि यहां पर ग्लूकोज है C6H12O6, राइट। ये ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है और आपको पता भी है, और आपको पता है कि ग्लूकोज किस तरह सेल के अंदर आ जाती है। आपको पता है कि ग्लूकोज किस तरीके से सेल के अंदर आता है, सेल में ट्रांसपोर्ट होता है। तो मैंने कल बताया था, पिछले लेक्चर में बताया था कि ग्लूकोज जब ट्रांसपोर्ट होती है तो 2 तरह की ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म से आ जाती है सेल के अंदर। एक होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और दूसरा होता है सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट। नाउ लुक, ये जो ट्रांसपोर्ट हुआ है ये है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ ग्लूकोज। तो चलिए आप मान लीजिए कि मैंने इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को सेल के अंदर पकड़कर ले आया हूं, और आप जानते हैं कि ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं। जरा जूम कर सर, ये जो है ये एक क्यूब हमारे साथ 6 कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। यानी कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 एंड 6। सो आप मान लीजिए कि ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। ठीक है, सो इसे हम कहते हैं C6 मॉलिक्यूल, राइट। नाउ लुक केयरफुली, हमने क्या करना है कि जब ग्लूकोज सेल के अंदर आ जाता है तो हमें इसे बाहर नहीं जाने दिया चाहिए, राइट। सो हम क्या करते हैं कि इस ग्लूकोज को थोड़ा सा हैवी करते हैं, थोड़ा सा पोलर करते हैं, थोड़ा सा इसे चार्ज बनाते हैं। ठीक है, सो क्या करेंगे कि हम इस ग्लूकोज के साथ एक ऐसी चीज को बाइंड करेंगे कि ये ग्लूकोज फिर बाहर जाने ना पाए। ठीक है, सो क्या होगा कि हम सबसे पहला स्टेप, दोस्तों गौर से देखें, सबसे पहला स्टेप जो होता है, हमने इस ग्लूकोज के साथ एक ऐसे मॉलिक्यूल को बाइंड करना है कि ये ग्लूकोज पोलर बन जाए, चार्ज बन जाए और वापस जाने न पाए, इसका वजन थोड़ा हैवी हो जाए। तो क्या करेंगे हम? ऐसा करेंगे कि ये हमारा वही ग्लूकोज है, वही C6 कंपाउंड है, 1 2 3 4 5 एंड 6। आप मानिए कि 1 2 3 4 5 एंड 6 ये हमारा छठा कार्बन है, राइट। हमने क्या किया कि इस ग्लूकोज के साथ हमने एक ऐसे मॉलिक्यूल को बाइंड किया जिससे ये ग्लूकोज चार्ज्ड बन गया, और वो जो हमारा मॉलिक्यूल है वो है PO4 यानी फॉस्फेट है, PO4 यानी फॉस्फेट है। अब मैं PO4 को कंप्लीट रिप्रेजेंट नहीं करूंगा ताकि हमें समझने में आसानी हो, मैं सिर्फ P लगाता हूं समझने के लिए, राइट। सो हमने क्या किया, इस फर्स्ट स्टेप में हमने ये किया कि इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के साथ हमने एक फॉस्फेट को बाइंड किया। अब आप देख सकते हैं कि फॉस्फेट किस कार्बन से बाउंड है? फॉस्फेट बाउंड है कार्बन नंबर 6 से, राइट। सो ये कंपाउंड जो आप ऊपर देख कर रहे हैं ये है ग्लूकोज, ठीक है। और ये जो नीचे वाला कंपाउंड है आप देख सकते हैं कि ये वही ग्लूकोज है, लेकिन कार्बन नंबर 6 पे हमने एक फॉस्फेट को बाइंड किया। सो ये ग्लूकोज हमारे साथ बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। ग्लूकोज से बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। क्या हुआ कि ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 पर हमने PO4 को बाइंड किया, इस वजह से हमारा जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल था उससे क्या बना? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। अब दोस्तों गौर करें, ये काम किसने किया? इस ग्लूकोज के साथ फॉस्फेट को किसने बाइंड किया? सबसे पहले मैं उन चीजों के बारे में बताऊंगा, लेकिन आप एक बात को समझने की कोशिश करें। यहां पर अगर आप देखें दोस्तों, हमने फॉस्फेट को एक कंपाउंड के साथ ऐड किया है। लिसन, आप जानिए कि ये एक कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल
राइट। और इस कंपाउंड के साथ कुछ भी नहीं है, अकेला है, और जब ये कंपाउंड इस तरफ आ गया तो ये कुछ ऐसा हुआ। ठीक है, क्या हुआ, यहां हमने इस कंपाउंड के साथ फॉस्फेट को बाइंड किया है। इस किस्म की एक्टिविटी को हम कहेंगे काइनेज एक्टिविटी, काइनेज एक्टिविटी। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय काइनेज एक्टिविटी? एडिशन ऑफ फॉस्फेट इज कॉल्ड काइनेज एक्टिविटी। समझ गए? अब यहां अगर आप देखिए, इस ग्लूकोज के साथ कुछ काइनेज एक्टिविटी होकर ग्लूकोज के साथ फॉस्फेट को बाइंड किया गया है, राइट। सो यहां जो एंजाइम्स काम करेंगे वो एंजाइम्स भी काइनेजेस होंगे। ठीक है, काइनेजेस वो एंजाइम होते हैं दोस्तों जो किसी कंपाउंड के साथ फॉस्फेट को बाइंड करते हैं। ठीक है, राइट। नाउ लुक हियर, यहां पर जो एंजाइम काम करते हैं उन एंजाइम्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला जो एंजाइम काम करेगा, जो ज्यादातर फंक्शनल होता है, उसका नाम है दोस्तों ग्लूकोकाइनेज, ग्लूकोकाइनेज। ठीक है, और एक दूसरा एंजाइम भी है, वो भी यही काम करता है, और इसका नाम है हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज। ठीक है, अब आपको समझ में आया होगा कि ग्लूकोकाइनेज और हेक्सोकाइनेज का फंक्शन क्या होता है। ग्लूकोकाइनेज और हेक्सोकाइनेज का फंक्शन क्या होता है। इन दोनों एंजाइम्स के बारे में मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बताना चाहता हूं, थोड़ी सी डिटेल। दोस्तों, जिस सेल में, लिसन केयरफुली, इन दोनों एंजाइम्स में सबसे पहले तो ये बात है कि फर्क क्या है, ग्लूकोकाइनेज और हेक्सोकाइनेज दोनों में फर्क क्या है। मैं सिंपल अल्फाज में बताऊंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। जो ग्लूकोकाइनेज के एंजाइम्स हैं, सिंपल अल्फाज में मैं ये कहूंगा कि इनका जो स्पीड होता है वो ज्यादा होता है। यानी कौन सा स्पीड? ये जब भी फंक्शनल हो जाते हैं तो ये जल्दी जल्दी ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करते रहते हैं, बहुत तेजी के साथ। ठीक है दोस्तों, बात यह है कि जब ग्लूकोकाइनेज एंजाइम एक्टिव हो जाए, अब क्या चीजें इसे एक्टिव करती है मैं ये भी बताऊंगा। ग्लूकोकाइनेज एंजाइम जब एक्टिव होता है तो बहुत ज्यादा अमाउंट में ग्लूकोज को ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है, और बहुत जल्दी करता है। दो काम ये करता है। नंबर 1, बहुत ज्यादा मिकदार में ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है, और बहुत जल्दी इस प्रोसेस को करता है। ठीक है, ये हुआ ग्लूकोकाइनेज के बारे में। नाउ अबाउट हेक्सोकाइनेज, ये जो हेक्सोकाइनेज एंजाइम होते हैं, ये इनका स्पीड इससे थोड़ा सा कम होता है। ये कम मिकदार में ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करते रहते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता करते रहते हैं। ठीक है, राइट। सो मैं ये कहूंगा कि इनका जो स्पीड होता है ये थोड़ा सा ज्यादा होता है, और उनका जो स्पीड होता है, काइनेज एक्टिविटी होती है, इसकी ज्यादा होती है, इसकी कम होती है। ठीक है दोस्तों, राइट। अब ये कौन से सेल्स में होने चाहिए? ग्लूकोकाइनेज जो एंजाइम्स है ये कौन से सेल्स में होने चाहिए? हमारे जिस्म में जिस सेल्स में सबसे ज्यादा ग्लूकोज जाते हैं उस सेल में ये ग्लूकोकाइनेज होना चाहिए। अब कौन से सेल्स हैं जो हमारे बॉडी में होते हैं और जो ग्लूकोज को सबसे ज्यादा डील करते हैं? दोस्तों, हमारे साथ हेपेटोसाइट्स होते हैं। ठीक है, सो ये ग्लूकोकाइनेज जो है ये हमारे हेपेटोसाइट्स में बहुत ज्यादा होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हेपेटोसाइट्स में ग्लूकोज की मिकदार बहुत ज्यादा आ जाती है, क्योंकि ग्लूकोज वहां पे स्टोर भी होती है, क्योंकि ग्लूकोज वहां पे दोबारा ग्लाइकोजन वहां पे दोबारा ग्लूकोज में भी कन्वर्ट होती है, तो वहां पे ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पे ग्लूकोकाइनेज होते हैं, क्योंकि इनकी काइनेटिक एक्टिविटी और काइनेज एक्टिविटी बहुत स्पीड होती है, बहुत तेजी से होती है। ठीक है, ये कहां पर होते हैं? हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज जो है ये जिस्म के मोस्ट सेल्स में होते हैं, मोस्ट ऑफ द सेल्स, तकरीबन दूसरे सेल्स में ये ग्लूकोकाइनेज होते हैं, सॉरी हेक्सोकाइनेज। ठीक है, अब इन दोनों एंजाइम्स के बारे में मैं आपको बताया कि ये जो काम क्या करते हैं और इनकी लोकेशन क्या है और उनकी स्पीड के बारे में मैंने आपको बताया। मेडिकल टर्म्स में हम उन स्पीड्स को
Km और Vmax से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अभी वहां पर जाने की जरूरत नहीं क्योंकि ये बहुत डिटेल में होगा और फिर आपको समझने में थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, सो आप समझ लीजिए कि जो ग्लूकोकाइनेज होती है, इनकी कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की जो एक्टिविटी होती है वो बहुत तेज होती है, एक बात। दूसरी बात, ये बहुत ज्यादा मिकदार में ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करती है। ठीक है, और जो ये हेक्सोकाइनेज होती है, इनकी स्पीड थोड़ी सी कम होती है और ये कम मिकदार में ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करती है। ठीक है दोस्तों, राइट। अब यहां पर एक बात भी होती है। बात क्या है? बात यह है दोस्तों, आप अगर गौर से देखें तो यहां पर जो है फॉस्फेट नहीं है और यहां पर फॉस्फेट है, तो दोस्तों ये फॉस्फेट कहां से आ गया? ठीक है, ये फॉस्फेट कहां से आ गया? सो दोस्तों इस दौरान एक मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी यूटिलाइज होती है। इस दौरान एटीपी मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड टू एडीपी। अब आप देखिए कि यहां पर फॉस्फेट रिलीज हुआ, एटीपी से जब एडीपी बनता है तो ये फॉस्फेट को छोड़ देता है और उसी फॉस्फेट को हमने ऐड किया यहां कार्बन नंबर 6 पर। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर हमने एक एटीपी को यूटिलाइज किया है, इस्तेमाल किया है ताकि ये एंजाइम्स फंक्शन कर सके। अगर ग्लूकोज की मिकदार बहुत ज्यादा हो तो उस सेल में ग्लूकोकाइनेज फंक्शनल होगी और अगर ग्लूकोज की मिकदार कम हो तो उस सेल में हेक्सोकाइनेज कम होगी। ठीक है, अब ये ग्लूकोकाइनेज होते कहां पर है? मैंने कहा हेपेटोसाइट्स में होते हैं। ओके, सो ये हेपेटोसाइट्स के न्यूक्लियस में होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द हेपेटोसाइट्स। ठीक है दोस्तों, राइट। इस ग्लूकोकाइनेज को कौन फंक्शनल करता है? यानी जब ये सो रहा होता है तो इस ग्लूकोकाइनेज को कौन नींद से जगाता है कि चलो भाई अब काम का वक्त है, जल्दी जल्दी काम करो? तो और से देखिए दोस्तों, मैं आपको यहां पर हैंट में लिख देता हूं कि ये जो ग्लूकोकाइनेज है ये नॉर्मली सेल में सो रहा होता है, इसे कौन जगाता है? इस ग्लूकोकाइनेज को कौन जगाता है? सो जब सेल में ग्लूकोज की मिकदार बढ़ जाती है, जब सेल में ग्लूकोज की मिकदार बढ़ जाती है तो यही ग्लूकोज न्यूक्लियस में जाकर इस ग्लूकोकाइनेज को एक्टिव करती है और ये ग्लूकोकाइनेज न्यूक्लियस से होकर बाहर आता है और साइटोप्लाज्म में अपना फंक्शन स्टार्ट करता है। ठीक है, सो इसकी एक्टिविटी को कौन इंक्रीज करता है? ग्लूकोज। ठीक है, इसकी एक्टिविटी को ग्लूकोज इंक्रीज करता है। अब गौर से देखें, अब बहुत सारे ग्लूकोज थे और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में तो कन्वर्ट हो गए, लेकिन मेरे ख्याल से सेल में ग्लूकोज की कमी आ जाएगी, सेल में ग्लूकोज कम हो जाएगी। तो जब सेल में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ज्यादा हो जाएगी तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोकाइनेज की एक्टिविटी को कम कर देगी। ठीक है दोस्तों, यहां मैं लिख देता हूं, इट इज डिक्रीज बाय द एक्टिविटी ऑफ ग्लूकोकाइनेज। ग्लूकोकाइनेज की एक्टिविटी को कौन डिक्रीज करता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, मैंने कहा कि ये जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है ये ग्लूकोकाइनेज का नेगेटिव रेगुलेटर है, नेगेटिव रेगुलेटर, और ये जो ग्लूकोज की मिकदार है ये ग्लूकोकाइनेज का पॉजिटिव रेगुलेटर होता है, ग्लूकोकाइनेज का पॉजिटिव रेगुलेटर। ठीक है दोस्तों, राइट। सो हमने ग्लूकोज को कन्वर्ट किया है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बनता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस ग्लूकोकाइनेज और हेक्सोकाइनेज के दरमियान फर्कों को भी आपने महसूस किया हो और इनकी लोकेशंस और इनके रेगुलेटर्स और इनमें सब फंक्शनल, दोनों में फंक्शनल सबसे ज्यादा कौन है ये भी आपने जाना होगा। ठीक है, अब हम अपने रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाते हैं। क्या होता है कि इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से, इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से हम एक और कंपाउंड बनाते हैं, वही 6 कार्बन होते हैं, वही 6 कार्बन है, लेकिन जो ये कंपाउंड बना ये इस ग्लूकोज का आइसोमर है। ये जो नया कंपाउंड बन गया ये इसी ग्लूकोज का आइसोमर है। ठीक है, 6 नंबर कार्बन पे फॉस्फेट भी मौजूद है। अब ग्लूकोज का आइसोमर तो हम जानते हैं फ्रक्टोज है। ठीक है,
तो अगर ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है तो ये क्या होगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है दोस्तों, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बन गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, राइट। यहां पे जो एंजाइम फंक्शन करेगा उस एंजाइम का नाम है, चलो मैं यहां लिख देता हूं, यहां पे जो एंजाइम क्या करेगा, ग्लूकोज का आइसोमर बनाएगा, तो इस एंजाइम को हम कहेंगे फास्फोफ्रक्टो आइसोमरेज, राइट। इस एंजाइम का नाम है फास्फोफ्रक्टो आइसोमेरेज। आइसोमेरेज क्यों, क्योंकि ये जो एंजाइम है ये आइसोमर्स बना लेता है, राइट। सो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमर बन गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अगेन ये हमारा कार्बन नंबर 1 2 3 4 और 5 और 6 बन गया। 6 नंबर कार्बन पे फिर भी हमारे पास फॉस्फेट मौजूद है, राइट। सो ये जो कंपाउंड है ये फ्रक्टोज है और फ्रक्टोज के साथ हमने एक फॉस्फेट को बाइंड किया है, तो इससे बना फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। और यहाँ पे जो जिस एंजाइम ने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया, इस एंजाइम का नाम है फास्फोफ्रक्टो आइसोमरेज, राइट। ओके, एक बात और, ये जो स्टेप है ये रिवर्स हो सकता है। ये जो स्टेप है सेकंड स्टेप, दोस्तों ये जो फर्स्ट स्टेप है ये रिवर्स नहीं जा सकता। यानी जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया तो फिर इस ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फिर ग्लूकोज नहीं बन सकता, राइट। अब यहां जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट तो हमने बनाया है और इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से हमने फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाया। ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल है, ठीक है। दिस स्टेप इज रिवर्सिबल स्टेप, मैं यहां लिख देता हूं रिवर्सिबल स्टेप, ठीक है। ये बात जरूरी थी इसलिए बता दी। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, और फॉरवर्ड देखिए क्या होता है। इस हमारे इस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से बनता है क्या। अब यहां पर दोस्तों हम एक और फॉस्फेट को ऐड करते हैं, यहां पर एक दूसरे फॉस्फेट को भी ऐड करते हैं, तो इस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से बनेगा, गौर से देखिए, ये है 1 2 3 4 5 6 कार्बन। हमें पता है कि कार्बन नंबर 6 पर हमारे पास एक फॉस्फेट मौजूद था पहले से। अब यहां पर एक और फॉस्फेट आ गया। हमने क्या किया कि इस कंपाउंड के साथ, इस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के साथ हमने एक और फॉस्फेट को बाइंड किया। अब ये फॉस्फेट जो हमने अब बाइंड किया कहां पर है, कार्बन नंबर 1 पे, तो इसलिए हम इस कंपाउंड का नाम रखते हैं फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, राइट। क्योंकि दो फॉस्फेट है इसलिए हम कहते हैं बाइफॉस्फेट। इसका नाम बना क्या, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, ठीक है। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं। क्यों, क्योंकि कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 पर हमारे पास फॉस्फेट्स है, कितने हैं, 2 है, और कंपाउंड क्या है, फ्रक्टोज, इसलिए इसका नाम है फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, ठीक है। अब यहां पर जो एंजाइम्स एक्शन करेंगे उन एंजाइम्स का नाम क्या है, गौर से देखिए दोस्तों। यहां पर एक एंजाइम एक्ट करेगा, गौर से देखिए, और ये जो एंजाइम है ये रिएक्शन को इस डायरेक्शन में ले जाएगा। किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। यानी इसका मतलब है कि यहां पर जो एंजाइम है ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट करता रहेगा इनटू फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, ठीक है, राइट। अब यहां पर एक और एंजाइम होता है, और ये एंजाइम क्या करता है कि ये एंजाइम रिएक्शन को अगर इसे मौका मिल जाए तो ये रिएक्शन को फिर उस तरफ ले जाएगा। यानी किस तरफ, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट को बनाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। दोस्तों इस बात का ये मतलब नहीं है कि ये रिएक्शन इसकी तरह रिवर्सिबल है, नहीं, रिवर्सिबल नहीं है, क्योंकि एक टाइम पे एक एंजाइम काम करेगा। या तो ये वाला एंजाइम काम करेगा और रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाएगा, या तो ये वाला एंजाइम करेगा और रिएक्शन को रिवर्स ले जाएगा। यानी यहां पर जो एंजाइम काम करता है फास्फोफ्रक्टो आइसोमरेज, ये दोनों काम करता है, और यहां पर दो काम करने के लिए दो अलग अलग एंजाइम इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है।
इस एंजाइम का नाम क्या है जो रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जा रहा है, यानी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट कर रहा है फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में। तो इस एंजाइम का नाम क्या है? इस एंजाइम का नाम है फास्फोफ्रक्टोकाइनेज 1। फास्फोफ्रक्टोकाइनेज 1। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि यहां पर मैंने काइनेज क्यों लिखा? क्योंकि यहां पर हमने एक फॉस्फेट को ऐड किया। अब मैंने यहां पर बताया था कि जब हम फॉस्फेट को किसी चीज के साथ ऐड करते हैं तो इस टाइप के प्रोसेस को हम कहते हैं काइनेज, राइट। सो यहां पर जो एंजाइम इस्तेमाल हो रहा है इसको हम कहते हैं फास्फोफ्रक्टोकाइनेज। क्यों? क्योंकि इसने फ्रक्टोज के साथ एक फॉस्फेट को ऐड किया, इसलिए हम इसे कहते हैं फास्फोफ्रक्टोकाइनेज। ये फास्फोफ्रक्टोकाइनेज क्या काम करेगा? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट करेगा फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। ठीक है। अब ये जो एंजाइम है यहां पर आप गौर से देखें, ये एंजाइम फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट को कन्वर्ट करेगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। तो मेरे ख्याल से ये वाला जो एंजाइम है ये इस कंपाउंड से फॉस्फेट को निकालेगा। इसने ऐड किया, ये वापस निकालेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो फॉस्फेट है वो 1 है और यहां पर फॉस्फेट्स की तादाद 2 है। तो जब इस कंपाउंड से ये बनेगा तो मेरे ख्याल से यहां पे एक फॉस्फेट निकल जाएगा। इसलिए हम इस एंजाइम का नाम लेते हैं, इसका नाम है फास्फोफ्रक्टोफॉस्फेटेज। फास्फोफ्रक्टोफॉस्फेटेज। अब गौर से सुने एक और बात को। व्हाट इज मीन बाय फॉस्फेटेज? व्हाट इज मीन बाय काइनेज? काइनेज का क्या मतलब? फॉस्फेट को ऐड करना। एंड व्हाट इज मीन बाय फॉस्फेटेज? फॉस्फेट को रिमूव करना, राइट। सो यहां पे जो एंजाइम होगा, ये वाला एंजाइम, ये क्या काम करेगा दोस्तों? ये फॉस्फेट को यहां से काट देगा, राइट। यहां मैं एक छोटा सा डायग्राम बना लेता हूं। क्या करेगा? ये फॉस्फेट को काट देगा। जब ये फॉस्फेट को काट देगा इसलिए हम इसका नाम रखते हैं फॉस्फेटेज। व्हाट इज मीन बाय फॉस्फेटेज? रिमूवल ऑफ फॉस्फेट, इसका फॉस्फेटेज एक्टिविटी। और ये वाला जो एंजाइम है ये बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि ये हर वक्त रिएक्शन को उस तरफ ले जाता है जिस तरफ एनर्जी मिलती रहती है, राइट। और ये वाला एंजाइम वापस करेगा रिएक्शन को और एनर्जी को कम करेगा सेल में, ठीक है। क्योंकि अगर रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है तो सेल में तो एनर्जी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि हम ग्लूकोज को इसीलिए तोड़ रहे हैं कि हमें एनर्जी दे, राइट। वेरी गुड। नाउ लिसन केयरफुली। ये एंजाइम क्या करता है? फास्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 ये क्या करता है कि ये रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाता है और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से बनाएगा फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, ठीक है। अब गौर से देख, ये जो एंजाइम है ये इसे रेगुलेट करना पड़ता है। समझ में आ रही है बात? इस एंजाइम को कभी कभी शाबाशी देने पड़ती है, क्योंकि जब किसी शख्स को आप शाबाशी देते हैं तो वो काम बहुत खुशी से करता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी हमने इसको रोकना भी पड़ता है कि बस अब आप काम मत करो, आप थक गए हो, ठीक है। 2 कंडीशंस होंगे दोस्तों। फर्स्ट कंडीशन में ये एंजाइम काम करेगा, यानी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट करेगा फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में, ठीक है। कौन सा कंडीशन होगा? अगर सेल में एटीपी के लेवल कम हो तो हमें तो रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाना है। दोबारा सुने, अगर सेल में एटीपी की लेवल कम हो तो हमें चाहिए कि हम रिएक्शन को जल्दी जल्दी फॉरवर्ड ले जाए ताकि हमें एटीपी मिल सके। तो इस एंजाइम को एक्टिवेट होना चाहिए और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को जल्दी जल्दी फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में कन्वर्ट करना चाहिए, ठीक है। तो कौन सी चीज है जो इस एंजाइम को एक्टिवेट करेगा कि भाई जल्दी जल्दी इस रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाओ, ठीक है। 2 चीजें हैं। नंबर वन कौन सी चीजें हैं जो इस एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज करेगी? नंबर 1, जब सेल में एएमपी के लेवल बढ़ेगी। एएमपी अगर सेल में
एएमपी की लेवल अगर सेल में बढ़ेगी तो इसका मतलब है कि सेल में एटीपी की लेवल कम है, तो हमें एटीपी चाहिए, तो हमें चाहिए कि रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाए। और अगर सेल में एक और एंजाइम है दोस्तों, और वो एंजाइम इसको शाबाशी देता है, और जब ये शाबाशी लेगा तो जल्दी जल्दी काम करेगा। उस एंजाइम का नाम है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 2। एक और एंजाइम है, ये एंजाइम इसको शाबाशी दे रहा है और ये एंजाइम जल्दी जल्दी ये काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये दो चीजें जो है ये इस एंजाइम के फंक्शन को प्लस की तरफ ले जाती है। मतलब ये है कि अगर ये दोनों मौजूद है तो एंजाइम जल्दी जल्दी काम करेगा। ठीक है, अब कौन है जो इसे रोकेगा? अब कौन है जो इसे कहेगा कि यार तुम तक गए हो, बस और काम ना करो? एक चीज, जब सेल में एटीपी की लेवल बढ़ जाएगी, सेल एटीपी से बढ़ जाएगा तो हमें और एटीपी नहीं चाहिए, बस आप थोड़ा वेट करो। ठीक है दोस्तों, तो कौन सी चीज है जो इस एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज करेगा? मैं यहां पे सामने लिख देता हूं, डिक्रीज करेगा, इस एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज करेगा। कौन है? एटीपी। जब सेल में एटीपी की लेवल बढ़ जाएगी तो ये एंजाइम फंक्शन आहिस्ता आहिस्ता छोड़ देगा। और जब सेल में सिट्रेट का लेवल बढ़ेगा, सिट्रेट, तो भी ये एंजाइम आहिस्ता आहिस्ता काम को थोड़ा थोड़ा कम करेगा। तो मेरे ख्याल से ये दोनों जो चीजें हैं ये इस एंजाइम के फंक्शन को नेगेटिव करती है, मतलब रोक देती है। ठीक है दोस्तों, सो हमने इस रिएक्शन में हमने एंजाइम्स को पढ़ा, जो एंजाइम्स यूज हुए, और इस रिएक्शन में क्या से क्या बना हमने इसके बारे में डिटेल से पढ़ा। तो दोस्तों अब हम एक ब्रेक लेते हैं और इंशाल्लाह बाकी जो इसका हिस्सा है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्रोवाइड करेंगे।